तो आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स मात्रा में मापन का वन शॉट करने वाले हैं। वन शॉट का मतलब एक शॉट में पूरा चैप्टर क्लियर, मतलब एक वीडियो में पूरा मात्रक एवं मापन चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे यहीं पे। ठीक है, तो जो लोग मात्रा में मापन चैप्टर डिटेल में पढ़े हुए हैं उनका तो आज अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और अगर जो लोग अभी चैप्टर शुरुआत नहीं किए, पढ़ाई की शुरुआत नहीं किए, बुक उठाए नहीं है, और वो भी आज अच्छे से अपना पहला चैप्टर कुछ ही घंटों में आराम से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक शॉट में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं मात्रा मापन। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। क्या है? भौतिक राशियां। भौतिक भौतिक राशियां। और ये जो वीडियो होने वाली है ये 2 से ढाई घंटा की होने वाली है। तो आप लोग पूरा 2 से ढाई घंटा इसी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत बड़ा। और जो चीज कई लेक्चर में कवर हो रही है उसको आज हम लोग एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ज्यादा हम लोग डीपली कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो हम लोग कोई भी टॉपिक ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, सारा टॉपिक हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर होता है वो कई डिटेल लेक्चर से बना होता है, तो उसको 2 से ढाई घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी टॉपिक डिटेल में क्लियर यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। सिर्फ एज अ रिविजन हम लोग सारा टॉपिक सिर्फ बेसिक से क्लियर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां वे वे राशियां जो भौतिकी की घटना की व्याख्या करें तथा जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, तो वे राशियां जो भौतिकी की घटना की व्याख्या करें तथा जिनका मापन संभव हो भौतिक राशियां कहलाती है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल हमारा आ जाता है, अब हमारा एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि लंबाई। लंबाई हमारी भौतिकी घटना की व्याख्याकारी है और उसका मापन संभव है कि ये बोर्ड 5 मीटर लंबा है, ये हमारी ये जो हमारा मार्कर है ये 10 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसे हम लोग आराम से इसका मापन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लंबाई। द्रव्यमान, संवेग, द्रव्यमान, संवेग, चाल, वेग इत्यादि। ठीक है, ऐसे बहुत सी राशि है, भौतिक राशियां बहुत सी राशि है जो भौतिकी घटना की व्याख्या करती हैं तो जिनका मापन संभव है। ऐसी बहुत सी राशियां हैं और इन्हीं पे मेजरमेंट जो हमारा मापन है वो भौतिक राशियों पे टिका हुआ होता है। ठीक है, तो जो हम मापन भौतिक राशियों के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो मापन जो है हमारे फिजिक्स में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अगर भौतिक राशियां ना होती तो हम मापन ना कर पाते। एक प्रकार से भौतिक राशियां फिजिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो सारी भौतिक राशियां आपको धीमे धीमे करके एक डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में चलते हैं। तो भौतिक राशियों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं भौतिक राशियों के?
पहला होता है मूल राशि, जिसको मूलभूत मूलभूत राशि भी कह देते हैं, ठीक है। कई बुक में आपको मूलभूत राशि के नाम से भी दिख जाएगा, मूल राशि। दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि। तो तीसरा क्या होता है, पूरक राशि, ठीक है, पूरक राशि, ठीक है। तो मूल राशियां क्या होती है, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, किसी पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, किसी में निर्भर नहीं करती है। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूँ लंबाई, लंबाई हमारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, वो किसी पे निर्भर नहीं करती है। और वही जगह हम ले लेते हैं चाल, चाल भी एक भौतिक राशि है, लंबाई भी एक भौतिक राशि है। तो व्युत्पन्न राशि जो हमारी चाल होगी व्युत्पन्न राशि में आएगी, मूल राशि में लंबाई आएगी। और क्यों, क्योंकि चाल जो है दूरी बटे समय पे निर्भर कर रही है, किस पे निर्भर कर रही है, दूरी बटे समय पे, दूरी बटे समय पे वो निर्भर कर रही है। लेकिन वही जगह पे जो लंबाई है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए जो राशि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है वो हमारी मूल राशि कहलाएगी, और जो राशि पूर्ण रूप से स्वतंत्र न होके किसी अन्य राशियों पर निर्भर होती है वो राशि हमारी क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशियां। आशा है आपको मूल राशि और व्युत्पन्न राशि समझ में आ गया होगा। और पूरक राशियां, इसका ज्यादा कोई भी काम नहीं है आपके कोर्स में, बस है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरक राशियां जो होती है सिर्फ दो होती है, याद रखने लायक है ये बस। और इसके आगे हम इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं। तो पूरक राशियां जो होती है, तो होती है कोण, और दूसरा होती है ठोस कोण। क्या होती है, ठोस कोण। एक तो होती है कोण, दूसरा होती है ठोस कोण। और इसका मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन, रेडियन, ठीक है। और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। और जो हमारी मूल राशियां होती हैं वो कुल 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। मैं बता देता हूँ, मूल राशियां कुल 7 प्रकार की होती है। हम कुछ भी डीपली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक से कर रहे हैं। और अगर आपको डीपली चाहिए तो आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो मूल राशियां कुल 7 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, लंबाई। मूल राशियां सिर्फ 7 प्रकार की होती है, ये 7 प्रकार याद कर लीजिए आप। और दो पूरक राशियां याद कर लीजिए, ठीक है। दो पूरक राशि याद कर लीजिए, कोड, ठोस कोड, साथ ये याद कर लीजिए। फिर अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है कि ये कौन सी राशि है, तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो ये 7 आप याद कर लीजिए, दो वो याद कर लीजिए। और उसमें से अगर ये 9 में से वो राशि अलग है तो वो राशि व्युत्पन्न राशि है, लेकिन वो उसका मापन संभव, ये आप ध्यान रखें। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा कि मूल राशियां क्या होती है तथा उनके सातों प्रकार लिखें, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आपके स्कूल के एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, ये तो पक्का है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। तीसरा क्या होता है, समय, समय। चौथा क्या होता है, ताप, ताप। पांचवा क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत, विद्युत धारा। छठा क्या होता है, ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता। और हमारा यहाँ पे सातवां क्या हो जाता है, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये हमारा है 7 मूलभूत राशियां, ठीक है। तो इनका मात्रक देख लेते हैं, क्योंकि मात्रक भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि सातों मूलभूत राशियों के मात्रक लिखें, ठीक है। तो हमारा लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो जो हमारा एसआई मात्रक है, एमकेएस, वही की पद्धति में हम इनका मात्रक रखते हैं। तो लंबाई का मात्रक हम मीटर रखेंगे। इसका मात्रक मीटर ही क्यों लिया गया, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली टॉपिक में। और द्रव्यमान का मान हम लोग केजी क्यों लेते हैं,
ये जी क्यों लेते हैं और कुछ क्यों नहीं लेते हैं। और समय का मात्रक तो एस होता ही है, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड, हमेशा समय को हम एस से व्यक्त करते हैं। और विमय की बात करें, जब हम लोग विमय में बात करेंगे तो यही लंबाई को हम लोग एल से व्यक्त करेंगे, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम, तो हम लोग एम से व्यक्त करेंगे। और समय को टी से व्यक्त करेंगे, टाइम, ठीक है। तो विमा में इसको हम लोग अलग चीज से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ताप को क्या करते हैं, केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति की तीव्रता कैंडेला, जिसको कह देते हैं सीडी, ठीक है, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा मोल। आप केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में मोल के बारे में तो समय पढ़ ही रहे होंगे। तो पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है। ये आपकी 7 जो है मूल राशियां हैं। तो आशा है आपको भौतिक राशियां समझ में आ गई होगी, जो भौतिकी घटना की व्याख्या करे, जिनका मापन संभव भौतिक राशियां। 3 प्रकार की होती है भौतिक राशियां, मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। मूलभूत राशियां के 7 प्रकार होते हैं। ये 7 तो बहुत जरूरी है, आप इनको याद कर लीजिए। आपके ये 2 से 2 नंबर में पक्का है, गारंटी, पेपर में आएंगी हैं, ठीक है। तो आप चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। हमें 2 से 2.5 घंटे में हमें पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपने टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, जो हमारे जितने भी देश हैं उन उनके में सिर्फ 3 प्रणाली चलती थी। क्या चलती थी? 3 प्रणाली चलती थी। पहला क्या चलती थी? एमकेएस, एमकेएस। दूसरा हमारा सीजीएस, तीसरा हमारा एफपीएस। ये 3 मात्रा हमारे जो हमारे कई देश से चलती थी, ठीक है। तो एमकेएस का मतलब क्या होता है? मीटर किलोमीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। और फुट पाउंड सेकंड, एसपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकंड। तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं, आप लिख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू फॉर्मेट में फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि एमकेएस का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस एमकेएस और सीजीएस एफपीएस, इसके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जब ये 3 राशि चलती थी, तो जब 2 देशों में व्यापार शुरू होने लगा, विकास जब बढ़ने लगा, तो व्यापार शुरू होने लगा एक देश से दूसरे देश। तो अगर एक देश हमारा एमकेएस जानता है, तो दूसरा देश एमकेएस को नहीं जानता था। हो सकता है वो सीजीएस जानता हो या एसपीएस जानता हो, है? ऐसा अधिकतर होता था कि एक देश एमकेएस तो दूसरा देश सीजीएस। ऐसे हर देश में अलग अलग प्रणाली चलती थी, ठीक है। तो एमकेएस वाले को जब व्यापार करने में दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि जब वो दूसरा देश जहाँ पे सीजीएस पद्धति चलती थी, उनसे कहते थे कि यार हमको मान लो 100 फीट कपड़ा चाहिए, ठीक है। हम लोग कोई कपड़ा दूसरे देश से मंगा रहे हैं, 100 फीट कपड़ा, सॉरी 100 मीटर कपड़ा, ठीक है, 100 मीटर कपड़ा। तो सीजीएस वाले ने क्या बोला, सीजीएस वाला जो देश था, तो वो क्या बोला कि भाई हम लोग 100 मीटर नहीं जानते, हमारे पास कोई मापन की पद्धति ही नहीं है, हम लोग 100 मीटर नापे कैसे? हमारे पास तो मीटर टेप था, हम 100 मीटर नाप सकते थे, लेकिन उनके पास मीटर की कोई पद्धति नहीं थी जिससे वो नाप सके कि इतना 100 मीटर है। वो कहे कि हमको सेंटीमीटर में बताओ, तो हम तुम्हें दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये मीटर वाले नहीं जानते थे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे होता है। तो फिर कुछ समय बाद सेंटीमीटर को जरूरत पड़ी, इस देश को जरूरत पड़ी कि इससे कुछ मांगा जाए, तो इन्होंने कुछ मांगा, तो ये वो नहीं जानते थे, ठीक है। जैसे मान लो ये फिर 100 सेंटीमीटर इन्होंने कपड़ा मांगा, तो ये नहीं जानते थे कि बताओ ये 100 सेंटीमीटर का, हमको मीटर में बताओ, तब जानेंगे। या 100 फुट बताओ, ये एफपीएस से मांगा कि हमको 100 सेंटीमीटर कपड़ा दो, तब हम बताएंगे, ठीक है। तो एफपीएस वाला बोला कि मैं सेंटीमीटर नहीं जानता हूँ, तुम फुट में बताओ, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, इतना बस समझिए कि एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबकी मापन पद्धति अलग थी। तो ये वैज्ञानिक के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि अब क्या करें, कोई देश का आपस में व्यापार नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक अस्थायी पद्धति बनाई जो एमकेएस थी। मतलब एमकेएस को उन्होंने अस्थायी पद्धति घोषित कर दी, इंटरनेशनल पद्धति घोषित कर दी, जिससे एमकेएस पद्धति हर देश में
लागू हो गई। ठीक है, मतलब आने वाले समय में जो भी व्यापार होगा, कुछ भी होगा, वह एमकेएस पद्धति में होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं क्या कि एमकेएस पद्धति जो है उसी को अंतरराष्ट्रीय पद्धति घोषित कर दी गई। एमकेएस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति घोषित किया गया। ठीक है, जब घोषित कर दिया गया तो ये जो सीजीएस वाले देश थे, एफपीएस वाले देश थे, उनकी मजबूरी पड़ गई, तो उन्होंने एमकेएस पद्धति अपनाई। ठीक है, अपने देश में उन्होंने एमकेएस मापन पद्धति अपनाई और फिर एमकेएस पद्धति में ही व्यापार होने लगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लंबाई का मापन। क्या है? लंबाई का मापन। हम लोग कोई डीपली नहीं देखेंगे, बस हम लोग सिर्फ नॉर्मल ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, इससे कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। लंबाई का मापन। ठीक है, लंबाई का मापन। तो जैसे कि कोई वस्तु है जो 10 की घात -3, ठीक है, 10 की पावर -3 से 10 की पावर 2 के बीच में है, तो उसको हम लोग एक जो पैमाना होता है, स्केल, उससे नाप सकते हैं। क्या? जो हमारे पास वस्तु होती है 10 की पावर -3 से 10 की पावर 2 तक। 10 की पावर -3 क्या होती है? 10 की पावर -3 क्या होती है? 10 की पावर -3 मैंने आपको बताया था। 10 की पावर -3 एक मिलीमीटर है। क्या है? मिलीमीटर। ठीक है, और 10 की पावर t हमारे पास क्या है? एक हेक्टर। क्या है? 10 एक हेक्टर। तो एक मिलीमीटर से एक हेक्टर के बीच में जितनी भी हमारे नापने की चीज है, तो उसको हम लोग किससे नापते हैं? 10 की पावर -3 से 10 की पावर 2 के बीच का मापन के बीच का मापन हम किससे करते हैं? पैमाना से करते हैं, यानी स्केल से करते हैं। पैमाना, या आप इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं मीटर पैमाना। किससे? मीटर पैमाना। मीटर पैमाना से किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, और अगर इससे भी छोटी वस्तु आ जाती है 10 की पावर -4, तो उसको किससे किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस समय आपके साइड स्क्रीन में वर्नियर कैलिपर्स की फोटो होगी। उससे हमारा 10 की पावर -4 जो वस्तु होती है, जो इतनी छोटी वस्तु होती है, उसका मापन हम लोग वर्नियर कैलिपर से करते हैं। 10 की पावर -4 वस्तु का मापन वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, 10 की पावर -4 वस्तु का मापन हम लोग वर्नियर कैलिपर्स द्वारा करते हैं। ठीक है, और अगर इससे भी छोटी वस्तु आ जाए 10 की पावर -5, अगर हमारे पास वस्तु 10 की पावर -5 के बराबर आ जाए, 10 की पावर -5 के बराबर आ जाए, तो उसका मापन हम लोग किससे करते हैं? तो उसका मापन हम लोग करते हैं स्क्रू गेज से। किससे? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। अगर आपके प्रैक्टिकल होंगे आपके स्कूल में, तो आप वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का उपयोग प्रैक्टिकल के दौरान जरूर करेंगे। और अगर आप नहीं जानते वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज क्या होता है, तो आपकी साइड स्क्रीन पे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स की फोटो आई होगी, वैसे ही वो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लंबाई का मापन था। लेकिन अगर हम बात करें
कि ये तो हमारी छोटी वस्तुओं की बात थी, लेकिन हम लोग बड़ी की वस्तुओं की बात करें, जैसे कि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी के बीच के बारे में बात करें, तो वो किससे नापा जाता है? जैसे मुझे एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की दूरी नापनी है, तो वो किससे नापेंगे? तो हम लोग उसको नापेंगे, एक तो हमारे पास 2 मात्रक है, किससे? एक तो खगोलीय मात्रक से नाप सकते हैं, दूसरा प्रकाश वर्ष। तो एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? तो एक खगोलीय मात्रक जो हमारा धरती है, उससे जितना दूर हमारा सूर्य है, उसके बीच की दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहा गया है। क्या कहा गया है? एक खगोलीय मात्रक। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर एक एक खगोलीय खगोलीय मात्रक मात्रक बराबर होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11। कितना? 1.5 इंटू 10 की पावर 11। ये हमारा एक खगोलीय मात्रक होता है। क्या होता है? खगोलीय मात्रक। तो अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष। तो जो भी हमारे एक सेकंड में जितना सूर्य का प्रकाश चलता है, कितना चलता है? एक सेकंड में सूर्य का प्रकाश 10 लाख किलोमीटर चलता है। तो एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी पहुंचेगा, जितना दूरी तय करेगा, वो होती है एक प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? ये मीटर होता है, ठीक है? मीटर। इसको मीटर से नापा गया है, मीटर, ठीक है? तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, जिसको कई बुक या कई लोग कह देते हैं लगभग। इस ये शायद आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है? लगभग। लगभग अपने जो हमारी वो होती है सॉल्यूशन, जो हमारा वो होता है सॉल्यूशन, उसको कम करने के लिए इसको कह देते हैं 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है? बट एग्जैक्ट 9.46 इंटू 10 की पावर 15 हमारा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, और एक खगोलीय मात्रक 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है? तो ये था हमारी लंबाई के मापन। हमने बात कर लिया कि अगर वस्तु बहुत छोटी होगी तो उसको हम मापन कैसे कर सकते हैं, और अगर हमारी वस्तु बहुत बड़ी होगी तो उसके बीच का मापन हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं विमा के बारे में। किसके बारे में? विमा के बारे में। विमा। विमा। तो मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। किसी किसी व्युत्पन्न राशि किसी व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि को किसी व्युत्पन्न राशि को किसी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में मूल राशि के पदों में व्यक्त करते समय जो घातें चढ़ाई जाती है वह विमा कहलाती है। वह विमा कहलाती है। अब जैसे हमारे पास कोई राशि है, जैसे कि हमारे पास कोई राशि है विमा, तो संवेग। व्युत्पन्न राशि हमारे पास कोई है संवेग। क्या है? संवेग। संवेग। और इसको मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए बेटा, जो बीमा है वो काफी लंबा टॉपिक है। इसको हमें आधे से 45 मिनट के अंदर कवर करना है, और बीमा को पढ़ाने में कैसे 3 से 4 लेक्चर लग जाते हैं। तो 40 से 45 मिनट में अंदर ही हम लोग को इसको करना है। तो इसको आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कि हमारा व्युत्पन्न राशि कोई संवेग है, तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर हमारा होता है द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है? तो इसको हमें किससे व्यक्त करना है? मूल राशियों में व्यक्त करना है। तो द्रव्यमान तो हमारी मूल राशि है,
है कि नहीं? और वेग हमारी मूल राशि नहीं है, तो इसको हमें वेग करते जाना जब तक कि मूल राशि बन ना जाए। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर हम सब जानते हैं क्या होता है, तो कॉमन चीज है, इसको आपको आना ही चाहिए। विस्थापन विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है वेग बराबर? विस्थापन अपॉन समय। ठीक है, तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। क्या है? एक प्रकार की दूरी। तो इसको हम लोग मूल राशियों में लंबाई के पदों में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हमारा ये आ जाएगा द्रव्यमान 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 इंटू, किसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं? लंबाई। ठीक है, तो वो एक प्रकार की दूरी ही है, दूरी को एक लंबाई के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। और समय हमारी मूल राशियां है। ठीक है, तो इसके यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा समय। तो मैंने आपको क्या बताया था, द्रव्यमान को हम लोग विमा में किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। ठीक है, तो विमा में द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? एम से। किससे करेंगे? एम से। किससे प्रदर्शित करेंगे इसको हम लोग? एम से। संवेग बराबर हमारा आ जाएगा एम। ठीक है, संवेग बराबर आया एम। एम इंटू लंबाई को मैंने किससे कहा था? लेंथ, एल से। ठीक है, एल। और जो हमारा समय है किससे? अपॉन के नीचे है। ये हमारा बेसिक मैथ है। अगर कोई भी चीज अपॉन के नीचे होगी तो वो जब हम लोग ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर लाएंगे, तो उस पर इनवर्स चढ़ जाता है, मतलब -1 घात चढ़ जाती है। तो समय को जब हम ऊपर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? t-1। क्या हो जाएगा? t-1। ये आपको आनी चाहिए। जब भी कोई भी चीज हमारा अपॉन के नीचे होती है, अब जैसे कि मैं कह दूं 2/3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3-1। ठीक है, समझे? 2 इंटू 3-1, कोई भी चीज अपॉन के नीचे है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा संवेग। तो और एक चीज और, विमा को हमेशा वर्ग कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें? वर्ग कोष्ठक, यानी ये जो हमारा बड़ा कोष्ठक होता है इसमें। तो ये कितनी विमा की घात कितनी आई? हमारा द्रव्यमान एक ही तो है, इसमें मैंने 2 द्रव्यमान तो लिखा नहीं है, इसलिए 1। एल भी हमारा 1 है, तो 1। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एल 1 और टी क्या है? -1। ये हमारे लिए गई संवेग की विमा। किसकी विमा आ गई? संवेग की। आशा है आपको थोड़ा थोड़ा बीमा समझ में आने लगे होगा। और अब से हम लोग थोड़ी बहुत बीमा करेंगे, 10 से 15 बीमा करेंगे जो जरूरी है, तो आपको बीमा आसानी से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बीमा क्षेत्रफल। किसकी? क्षेत्रफल की बात करते हैं। ये हमारी 1 है। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, किसकी? क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल। जितनी आप बीमा की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी बीमा का टॉपिक स्ट्रांग होगा। आप घर में जितनी भी आपको वो मिले, क्या बोलते हैं, सूत्र मिले, कोई विपन्न राशि मिले, उसका सूत्र बना के, सूत्र निकाल के उसको विमाओं में व्यक्त करें। जितना आप विमा में उसे व्यक्त करेंगे उतना आपके विमा टॉपिक आसानी होगी, और आगे चल के जब इस पे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है लंबाई इंटू ऊंचाई। क्या होती है? लंबाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई भी हमारी एक प्रकार की लंबाई तो है, और ऊंचाई को अगर हम मूल राशियों में व्यक्त करें, मूल राशियों में, तो ऊंचाई एक प्रकार की लंबाई है। अब मैं ये इतना ऊंचा है तो ये क्या एक लंबाई नहीं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। लंबाई इंटू लंबाई इज इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग किससे लंबाई को दिखा रहे हैं? एल से। किससे दिखा रहे हैं? एल से। तो ये आ जाएगा हमारी विमा एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आपको एमएलटी के पदों में लिखना है, मेरा मानना है अगर आप एग्जाम में एमएलटी के पदों में लिखते हैं तो ज्यादा टीचर पे वो पड़ता है एक्सप्रेशन कि आपने अच्छा किया। ठीक है आंसर, अगर आप डायरेक्ट L2 लिख के आएंगे तो ये गलत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा। बट आप अगर एमएलटी के पदों में लिखेंगे तो आपका आंसर देखने में ज्यादा अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो हमारा एम क्या है? इक्वल कुछ नहीं है हमारा एम। तो एम की घात हमारी 0 चढ़ जाएगी, और एल की घात हमारी 2 चढ़ जाएगी, और टी की घात हमारी -1, सॉरी 0 चढ़ जाएगी। टी हमारा इसमें नहीं है। ठीक है, 0 चढ़ जाएगी, वर्ग कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। और अगर आप वर्ग कोष्ठक के अंदर नहीं बंद करेंगे तो डेफिनेटली आपको आधा नंबर ही मिलेगा, पूरा नंबर नहीं कटेगा, बस आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं हमारी तीसरी बीमा। बस आपको बीमा निकालने का कॉन्सेप्ट पता चल जाए तो बीमा निकालने में कोई भी बड़ी बात नहीं, बड़े आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। तीसरी हमारी आती है आयतन।
तो आयतन हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। अगर चौड़ाई को हम लोग मूल राशि में पदों में व्यक्त करें तो चौड़ाई भी हमारी एक लंबाई है, तो उसको भी एल ही लेंगे और चौड़ाई को भी और मोटाई भी एल ही लेंगे। ठीक है, हम कोई भी चीज उसको दिखा रहे हैं, अगर वो चीज लंबी है, मोटी है, चौड़ी है, कुछ भी है, तो एक प्रकार की वो लंबाई है, इसलिए उसे हम एल ही मानेंगे। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, यानी एल क्यूब। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं द्विमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल क्यूब। ठीक है, इसका मतलब है m0 L3 T0। ठीक है, ये हमारा आयतन है। ठीक है, हमने 3 राशियां कर ली है। चौथा हमारा वेग। अब इसको वेग कहें चाल कहें, इन दोनों की राशि एक ही होती है। ठीक है, तो वेग बराबर मैंने क्या बताया, विस्थापन बटे समय। तो इसका हमने क्या निकाला था, विस्थापन बटे समय का विस्थापन तो हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। समय टी है हमारा, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ठीक है, और अब बात करते हैं त्वरण की। किसकी, त्वरण। त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। क्या होता है, वेग बटे समय। वेग की विमा यहाँ लिखी हुई है, अब हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि टाइम हमारा बहुत खर्च हो रहा है। वेग की विमा यहाँ लिखी है, तो वेग के आप निकालेंगे तो एल टी माइनस वन ही आएगा, और वेग का आप निकाल सकते हैं एल अपॉन टी से। ठीक है, त्वरण बटे समय, तो यहाँ से टी एक और आ जाएगा, तो हमारा जो त्वरण की विमा आ जाएगी वो आ जाएगी m0 L1, और ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस टू। ये हमारी त्वरण की विमा आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं बल की विमा। किसकी, और बल की मोस्ट इंपॉर्टेंट विमा होती है, ये आपको याद करनी नहीं चाहिए, इसको बार बार कहाँ निकालते बैठेंगे, इसका यूज बहुत आता है। ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। बल बराबर क्या होता है, सॉरी, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान क्या है हमारा, एम। अब त्वरण क्या है हमारा, त्वरण अभी हमने निकाला m0 L1 T माइनस। ठीक है, इसको इसको लिखेंगे इस तरह m0 L1 T माइनस। ये सब मुझे याद नहीं, बट मुझे फॉर्मूला याद है, तो विमा ऑटोमेटिक निकल रही है। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इस सारे फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद होते रहेंगे, क्योंकि ये सबका डीपली में आपको यूज करना पड़ेगा, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर अभी याद नहीं है तो बाद में आपको याद हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा m1 L1 T माइनस टू। इसको आपको याद कर लेना है, बल बराबर m1 L1 T माइनस टू। बल बराबर mlt माइनस टू कर सकते हैं, कॉमन सेंस है, m माइनस वन, m के बाद वन लगाए ना लगाए, खाली m बोल दो तब भी वन लगा हुआ है। ठीक है, तो बल बराबर mlt माइनस टू भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कार्य की। किसकी, कार्य की। बल और कार्य की आपको विमा याद ही कर लेनी, क्योंकि इनका यूज बहुत आता है। तो हमारा सातवां क्या है, हमारा सातवां क्या है, कार्य। कार्य की डिफिनेशन आपको याद, कार्य की विमा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कार्य की भी विमा आपका बहुत यूज होगा आगे चल के। तो आपको बस इसको याद करना है, बल एम एल टी माइनस टू, कार्य एम एल टू माइनस टी माइनस टू। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे होता है, तो कार्य बराबर हमारा क्या होता है, तो कार्य बराबर हमारा सिंपली बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। देखिए बल का काम आया, तो बल बराबर हमने पीछे याद कर लिया था m1 L1 T माइनस टू। ठीक है, और विस्थापन हमारा एल हो जाएगा सिंपली। तो कार की विमा आ जाती है हमारी m1 L2 T माइनस टू। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत काम में आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं शक्ति की। शक्ति का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हमारी कोई भी विमा कठिन नहीं है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आठवां है वो क्या है, आठवां जो हमारा है वो है शक्ति। ठीक है, शक्ति। शक्ति शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। अब देखिए बल कार्य की विमा याद कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको कार्य की विमा याद होगी
तो आप तुरंत आप इसकी बीमा निकाल देंगे, ठीक है। तो कार बराबर क्या है हमारा, M1 L2 T-2 बटे में T, तो ये हमारे यहाँ आ जाएगी शक्ति बराबर M1 L2 T-3, ठीक है। ये हमारी शक्ति बराबर आ गई, ठीक है। ऐसे आप कोई भी बीमा निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसकी कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे त्रिकोणमिति फलन अगर आ जाए कि फॉर्मूला में, या कोई संख्या आ जाए फॉर्मूला में, या कुछ भी आ जाए, तो वो जो है हमारी सारी बीमाहीन होती है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं चुंबकीय क्षेत्र, किसका, चुंबकीय क्षेत्र का बताओ, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा बताओ, ठीक है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में आपने क्या पढ़ा होगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा आ गया। साइन थीटा की बीमा क्या होती है, किसी को पता है साइन थीटा की बीमा क्या होती है? अब जैसे कि यहाँ पे पहले एक नोट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, नोट। नोट, कोई भी कोई भी कोई भी त्रिकोणमिति त्रिकोण त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमिति फलन संख्याएं संख्याएं या log x एवं ई एक्स के पदों में कोई भी राशि आ जाए, कोई पदों में कुछ भी आ जाए, वो हमारा बीमाहीन होता है। क्या, के पदों में जो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन संख्या है log x ए एवं ई एक्स हमारा हमेशा क्या रहेगा, बीमाहीन रहेगा, बीमाहीन रहेगा, बीमाहीन रहेगा, ठीक है। हमारा कोई भी त्रिकोणमिति फलन आ जाए, संख्या आ जाए, log x आ जाए, ई एक्स आ जाए, हमारा ये तो कट जाएगा, बीमाहीन हो जाएगा। तो F बराबर आइडियल साइन थीटा है, तो हमारी बी चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र माना बी, ठीक है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर हो जाएगा हमारा F अपॉन आई एल, F अपॉन आई एल। तो F की बीमा देखिए फिर आ गई, इसलिए कहते हैं बल की बीमा आप याद कर लीजिए, इसका बहुत ही हो जाएगा, ठीक है। M-L-T-2 अपॉन में आई मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा। ये विद्युत धारा का सिंबल है आई, ठीक है। तो इसको हम लोग ए लिखेंगे, सिंपल ए, ठीक है। और हमारा एल क्या है, एल क्या है, तो एल को हम ऐसे नॉर्मली लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नॉर्मल बीमा, ठीक है, नॉर्मल। ये आपका आ गया, ठीक है। तो इसमें काटा कुटी कर देंगे, तो एल से हमारा ये एल तो गया, ठीक है, एल से ये एल गया हमारा, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एम एल की घात 0, एल की घात एम के बाद 1 T-2 और A-1, ठीक है। क्योंकि एक हमारा मूल राशि है, तो उसको किसमें व्यक्त करेंगे, वो खुद ही मूल राशि है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का बीमा, ठीक है। तो आशा है बीमा समझ लेंगे आप, घर में कई प्रैक्टिस करिए, कई सूत्र लगाइए, कोई भी आपका जितना कहीं भी आपकी बुक में या कहीं भी कंटेंट में आपको कहीं भी राशि मिलेगी, तो उसका आराम से आप बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसके जितने भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा घर पे, क्योंकि ये लेक्चर मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादा इस पर डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे भी बहुत ज्यादा बीमा ने टाइम ले लिया, ओके। तो अब हम अपना जो दूसरा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक मापन पद्धति से आपको दूसरी मापन पद्धति में क्वेश्चन को बदलना आना चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है कि मान लो 5 न्यूटन, ये आपको आना चाहिए, 5 न्यूटन को डाइन में बदलो, किसमें, डाइन में। अब आधे लोग तो सीरियल में पहुंच गए,
5 न्यूटन को डाइन में बदलो। ये जो है कोई सीरियल वाला डाइन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ये जो भी है ये सीरियल वाला डाइन नहीं है, या एक सीजीएस पद्धति में न्यूटन का मात्रक है। ठीक है, ये न्यूटन जो है हमारा एमकेएस पद्धति में जब हम बल को दर्शाते हैं तो न्यूटन में दर्शाते हैं, और अगर हमें सीजीएस की पद्धति में बल को दर्शाना हो तो हमें डाइन में दर्शाना होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में नॉर्मल आपसे कह रहा है 5 न्यूटन जो है एमकेएस पद्धति में उसको सीजीएस पद्धति में बदलो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो जैसे कि अगर आपको पता होगा, कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर नहीं पता होगा तो आगे चल के पता चलेगा जब आप बड़े दूसरे चैप्टर करेंगे, जैसे गति के नियम वगैरह, तब आपको पता चलेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि 5 न्यूटन किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। 5 न्यूटन हमारा 5 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डाइन इसके बराबर होगा। ठीक है, 5 न्यूटन हमारा इसके बराबर होगा। ठीक है, डाइन, इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर डाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो केजी, केजी जो हमें सीजीएस में करना है, तो केजी में जो सीजीएस में करना है तो किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं सब जानते होंगे। 5, पहले तो 5 लिखेंगे, फिर इधर करेंगे 1000। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हमें सीजीएस में करना है इसलिए हम हर चीज सीजीएस में करेंगे। 100, और सेकंड जो है सीजीएस में भी सेकंड रहता है, एमकेएस में भी सेकंड रहता है, सेकंड को हमें नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो ये हमारे कितना जीरो आ गया, 1 2 3 4 5, कितना आ गया 5, तो 5 0 0 0 0। ठीक है, सेकंड, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आ गया सीजीएस पद्धति में। क्या आ गया, सीजीएस पद्धति में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मीटर, मीटर सेकंड, मीटर सॉरी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको जब हम लोग हटाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है डाइन, इसका मतलब होता है, इसका मतलब डाइन होता है, इसका मतलब हमारा न्यूटन होता है, इसका मतलब डाइन होता है, इसका मतलब हमारा न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 0 0 0 0 डाइन, ये आपका आ गया। ठीक है, तो 5 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 10 100 1000 5 लाख डाइन। ठीक है, 5 न्यूटन बराबर 5 लाख डाइन। तो आशा है आप ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है, इसकी जगह आपको 1 कर सकता है, वो क्या कर सकता है, 1 कर सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब चीज 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 1 1 1। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आंसर आएगा, कैसे, ऐसे आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, त्रुटि। क्या है, त्रुटि। अब हमारा मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक बचा है, हम लोग त्रुटि कर लेंगे, फिर यथार्थता एवं परिशुद्धता के बारे में जानेंगे, फिर सार्थक के बारे में जानेंगे, फिर हम यही अपना चैप्टर फिनिश कर देंगे। अगर कोई टॉपिक बच रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रुटि। क्या है, त्रुटि। तो त्रुटि से पहले, त्रुटि जानने से पहले हम जान लेते हैं अल्पतमांक क्या होता है। क्या, अल्पतमांक, 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 अल्पतमांक क्या होता है ये जान लेते हैं। तो किसी यंत्र द्वारा मापा गया न्यूनतम से न्यूनतम मान अल्पतमांक कहलाता है। क्या, किसी यंत्र द्वारा, किसी यंत्र द्वारा मापा गया, मापा गया न्यूनतम
न्यूनतम से न्यूनतम मान। न्यूनतम मान अल्पतमांक कहलाता है क्या? किसी यंत्र द्वारा मापा गया न्यूनतम से न्यूनतम मान अल्पतमांक कहलाता है। जैसे कि हमारे पास जो हमारा स्केल होता है, पैमाना, ठीक है, उसमें आप देखते होंगे, जैसे हमारा ये स्केल है, क्या है? स्केल। तो यहाँ पे जो हमारा होता है पहले 0, फिर ये होता है हमारा 1, ठीक है, इसके बीच में होता है हमारा मिलीमीटर। क्या होता है? मिलीमीटर। ठीक है, ये 10 भागों में विभाजित रहता है। ठीक है, 10 भागों में विभाजित रहता है, तो इसका अल्पतमांक क्या आएगा? ये इसका अल्पतमांक आ जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर है, उसको 10 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात इसका अल्पतमांक आ जाएगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका अल्पतमांक हमारा आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इसको 0.1 सेंटीमीटर से छोटी चीज इससे हम नहीं नाप सकते। ठीक है, वहां न्यूनतम से न्यूनतम, यह न्यूनतम से न्यूनतम मान जो हम माप सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने पैमाना से 0.1 सेंटीमीटर से छोटी चीज नहीं मानते हैं, माप सकते हैं, तो हमारे जो पैमाने का अल्पतमांक क्या आएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा है आप अल्पतमांक जान गए होंगे। तो हम त्रुटि शुरू करते हैं। त्रुटि, त्रुटि क्या है? बेसिकली त्रुटि मीन्स एरर। त्रुटि, त्रुटि मीन्स एरर। क्या है एरर? अगर हम कोई भी वस्तु को नापते हैं तो संभावित है कि उसमें कोई त्रुटि आ जाए। मतलब कि अगर हम तो हैं इंसानी, तो हमें कोई भी चीज का मापन करने के लिए दिया जाता है, तो उसमें अक्सर आ जाती है कोई त्रुटि। अब जैसे कि ये जो हमारे पास छड़ है, ठीक है, ये समझो, मान लो ये जो हमारे पास मार्कर है, ये 1 मीटर का है। कितने मीटर का? 1 मीटर का, 1.5 मीटर का, ये मान लो। ठीक है, 1.5 मीटर का। और मैंने कहा कि जाओ बेटा इसको माप के आओ, तो हो सकता है कि आप इसको 1.6 मीटर माप लो या 1.4 मीटर माप लो। इसकी बहुत संभावना है। त्रुटि के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार से त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हम तो है इंसान, कोई रोबोट तो है नहीं। तो त्रुटि तो हो सकती है। तो त्रुटि की नॉर्मल डिफिनेशन क्या होती है? कोई भी हमारा मापन में एरर आता है, क्योंकि ये मेजरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें एरर तो आएगा ही, क्योंकि जब भी हम लोग मापन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। एरर को समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। एरर को समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। इसको कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। एरर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी इक्वल मान हमारा नहीं आता है। ठीक है, हो सकता है कभी कभी हमारा इक्वल मान आ जाए, बट जनरली जब भी हम लोग मापन करते हैं तो हमारा वो मान जो है एरर वाला होता है। ठीक है, उसको एरर मान कहते हैं। ठीक है, किसी माप की अनिश्चितता, ठीक है, किसी माप की अनिश्चितता ही त्रुटि है। मतलब वह मान निश्चित नहीं है तो वह त्रुटि है। अब जैसे कि हमारा, मैंने बताया कि हमारी जो मार्कर है वो 1.5 मीटर है, बट आपने जब उसे मापन किया तो उसका मान क्या आया? 1.4 मीटर। तो ये एक निश्चित मान नहीं आया है, ये त्रुटि है। किसी मान का, किसी माप का अनिश्चित मान ही त्रुटि कहलाता है। ठीक है, आप इसमें निश्चित मान नहीं निकाल पाए, 1.4 इसका मान आप निकाले, तो ये एक निश्चित मान नहीं है, अर्थात ये त्रुटि हुई है यहाँ पे। और त्रुटि कितनी की हुई है? 0.1 मीटर। ठीक है, त्रुटि यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी कितनी त्रुटि हुई? 0.1 मीटर की। तो त्रुटि बेसिकली, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, तो इसको बस रटने वाली चीज है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। बट ये आप जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको जो है सारा त्रुटि जितना भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझने में आने लगेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के दो ही मेन टॉपिक हैं, एक तो विमा, एक तो त्रुटि। ठीक है, यही दोनों टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो त्रुटि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे बस अभी फिलहाल रटने वाली चीज है, समझने वाली नहीं। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, इसके जब क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे तो आपको त्रुटि पूरा क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो त्रुटि के नॉर्मली दो टाइप होते हैं। बेसिकली त्रुटि हमारी दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की? दो टाइप की। ठीक है, तो हमारी जो पहली त्रुटि होती है वो होती है क्रमबद्ध त्रुटि।
क्रमबद्ध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, कोई सिस्टम से एरर हो जाए तो क्रमबद्ध त्रुटि में आता है। और दूसरा हमारा होता है यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। तो दूसरा हमारा क्या होता है यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, दूसरा हमारा होता है यादृच्छिक यादृच्छिक त्रुटि। अब जैसे कि क्रमबद्ध त्रुटि में हमें कारण का पता होता है कि त्रुटि हो क्यों रही है। क्या, अगर हमें कारण का पता रहे कि त्रुटि हो क्यों रही है तो वह त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि होती है। और अगर हमें रैंडमली, क्या होता है यादृच्छिक का मतलब क्या होता है रैंडम, और हमें पता ही नहीं होता है कि त्रुटि आखिर हो क्यों रही है, उसका कारण ही नहीं पता है कि ये एरर आ कहाँ से रही है, तो ये हमारी यादृच्छिक त्रुटि में आ जाता है। ठीक है, तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या, आपको कारण पता होता है, क्या पता होता है, कारण पता होता है, कारण पता होता है इसमें आपकी त्रुटि हो क्यों रही है, उपकरण के माध्यम से त्रुटि हो रही है कि वातावरण के माध्यम से त्रुटि हो रही है, या कोई प्रेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्व जो कर रहा है उसके माध्यम से त्रुटि हो रही है, किसके माध्यम से त्रुटि हो रही है इसका आपको कारण पता होगा। बट ये इसका मतलब क्या होता है रैंडम, रैंडम। आपने ये शब्द सुना होगा रैंडम, कि रैंडम वो आ गया मैं ब्रेक नहीं लगा पाया वो गाड़ी फिसल गई। ठीक है, रैंडम मतलब अचानक, अचानक त्रुटि आ जाए इसका हमें कारण ही नहीं पता है, हमें कोई कारण नहीं पता है। तो वो त्रुटि क्या होगी, यादृच्छिक त्रुटि। तो पहले क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में बात करते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटि सिंपली उसके भी 3 टाइप होते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि 3 टाइप से हो सकती है। तो जैसा कि हमारा पहला होता है, पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है उपकरण द्वारा त्रुटि। क्या इसे कहते हैं, उपकरणीय त्रुटि, उपकरणीय त्रुटि। इसमें क्या है, उपकरण द्वारा त्रुटि हो रही है, इसमें आपको कारण पता हो जाता है कि उपकरण जो हमारा उपकरण जो है, जो हमारी मशीन है जिससे हम त्रुटि नाप रहे हैं वही नहीं सही है, तो वो उपकरणीय त्रुटि हो जाती है। अब जैसे कि जो बच्चा है, आप वो बच्चा भी नहीं जानता है, ठीक है, और उसके पास जो उपकरण आया है, स्केल आई है, वो ऐसी है, कैसी, टूटी हुई स्केल, आगे से वो टूटी हुई है, उसमें जो है जीरो नहीं है, वो डायरेक्ट 1 से शुरू हुई, आगे टूटी होगी। आपने आपने जो है टूटी हुई स्केल तो बहुत देखी होगी, कई लोग ने लाइन भी खींची होगी इससे, टूटी हुई स्केल उसके पास आई, क्या, टूटी हुई स्केल, यानी उसका जो मात्रा उपकरण है वो टूटा हुआ है, क्या है, टूटी हुई। यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड रहता है और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। और वो जब उसको कोई छड़ दी जाएगी इतनी बड़ी, इसको जरा बेटा नाप के बताओ कितना ये बड़ी है, तो ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, क्योंकि इसकी उपकरण जो है वो टूटा हुआ है, उपकरणीय, इसमें उपकरणीय त्रुटि हो रही है, तो वो इससे अगर नाप लिया, इससे अगर वो नापेगा, नहीं जान पाएगा, तो क्या बताएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या बताएगा 1.7 सेंटीमीटर, क्या बताएगा 1.7 सेंटीमीटर। तो ये तो साफ साफ है कि ये गलत है, ये 1.7 नहीं 0.7 है, बट इसकी जो स्केल टूटी हुई है ये 1 से शुरुआत किया, यानी इसमें उपकरणीय त्रुटि है। आशा आप उपकरणीय त्रुटि समझ गए होंगे। तो मतलब कोई जब उपकरण से ही हमारी त्रुटि होने लगी तो उपकरणीय त्रुटि होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है वातावरणीय त्रुटि, वाता वातावरणीय त्रुटि, वातावरणीय त्रुटि। तो वातावरण द्वारा जो त्रुटि हो, अब जैसा कि आप सब काम कर रहे हैं, आपका उपकरण भी पूरा सही है और आप सब काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से, अब जैसे पेंडुलम, जो आप नीचे घड़ी में देखते होंगे, पेंडुलम लटका होता है, ठीक है, इस तरह का पेंडुलम होता है जो ऐसे ऐसे नाचता है, पहले इधर जाता है फिर इधर जाता है। ठीक है, इसका आप मापन कर रहे हैं कि ये 1 सेकंड में कितना, ये एक चक्कर कितने सेकंड में लगाता है, और आप मापन कर रहे हैं, पहली बार में आपका आ गया 2 सेकंड, 2 सेकंड, हो सकता है दूसरी बार में हवा चल गई हो, हवा इस समय चली रही है, तेज हवा चल गई हो और ये पेंडुलम थोड़ा सा और ऊपर, हवा के कारण थोड़ा सा और ऊपर चला गया, तो इसको आने में लग गया 3 सेकंड, 3 सेकंड लग गया। तो ये टूटी हुई कि नहीं टूटी, क्या आप कभी माप से ही ला पाएंगे, क्योंकि हवा तो चलेगी, तो ये वातावरण द्वारा त्रुटि हो ही रही है। ठीक है, तो ये ऐसी त्रुटि जो हमारी होती है वातावरणीय त्रुटि होती है, जिसमें वातावरण कहा तो
अब जैसे कि हमारे पास कोई भी ऐसी बहुत सारी हमारे पास होती है कंडीशन कि जैसे इसका मापन हम जैसे कि कर सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका मापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका मापन करेंगे तो इसके में त्रुटि आएगी। तो आप मापन कर रहे हो और हमारे जो वातावरण जो रूम का टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, और आप 25 डिग्री सेल्सियस वाली जो मात्रा है वो कभी आएगी। अब जैसे कि हमारे कोई चीज कंडीशन है, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है ये और इसका हमें मापन करना है, ठीक है, मापन करना है, तो इसका मापन इसमें बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, तभी एक्यूरेट सही आपको बताएगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही सही होगा। लेकिन इसका मापन जब आप कर रहे हो तो आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस तो क्या इसके बराबर ही आएगा। अगर इसमें 0.1 सेकेंड 0.1 आता है तो इसमें हो सकता है आपको 0.3 आ जाए। इसमें इन दोनों में अंतर जरूर आएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका मापन होना चाहिए, बट आपका वातावरण जो समय 30 डिग्री सेल्सियस का है, आप उस समय मापन करेंगे तो आपका जो है मान अलग आएगा। तो ये भी एक प्रकार की एरर है। ठीक है, तो हमारी जो वातावरणीय त्रुटि आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर वातावरण द्वारा हमारी त्रुटि हो रही है तो वातावरणीय त्रुटि। ठीक है, इसमें ज्यादा समझाने वाला नहीं है। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। प्रेक्षणात्मक त्रुटि, प्रेक्षणात्मक त्रुटि। ठीक है, ये क्या होती है, प्रेक्षणात्मक त्रुटि मतलब कि जो त्रुटि कर जो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है मतलब कि मैं, जैसे मुझे कहा गया कि लो इसका मापन करो, टेस्टर का मापन करो, ये कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैंने पैमाने पे इसको रख दिया, क्या कर रख दिया, लेकिन मैं यहाँ से पैमाना लिख रहा हूँ और मुझे देखना था एंगल यहाँ से, कहाँ से, स्ट्रेट से, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ से साइड वे से, तो साइड वे से इसका मापन अलग आएगा, साइड वे से इसका मापन अलग आएगा, और इसका इधर से मापन इसका अलग आएगा। मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी गलती के कारण मापन हो रहा है, या जो ऑब्जर्व कर रहा है, अब जैसे कि हमारा मान आया 1.3 1.3 मान आया, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो लिख रहा है, और एक लोग होते हैं लैब में जो करते हैं मापन, और दूसरे लोग क्या करते हैं, 2-3 लोग का ग्रुप होता है जो लिखते हैं सारे माप को। ठीक है, तो जो मापन किया उसका 1.3 आया, ठीक है, 1.3 आया, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो उसने क्या लिखा, 1.4 लिख दिया, 1.4 लिख दिया। तो ये भी एक प्रकार की एरर है, जो कि एक जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके द्वारा आई है, इसलिए प्रेक्षणात्मक एरर हो जाएगी। ठीक है, तो जो मतलब कि आपका वातावरण भी सही है, आपका उपकरण भी सही है, लेकिन एरर आ रही है, इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो प्रेक्षण है हमारा, उसके द्वारा कोई एरर हो रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगी प्रेक्षणात्मक एरर। तो क्रमबद्ध एरर आप समझ गए होंगे, इसके 3 ही प्रकार होते हैं, उपकरण द्वारा, वातावरण द्वारा और प्रेक्षणात्मक द्वारा। ठीक है, इसकी 3 प्रकार से एरर हो सकते हैं। ठीक है, या तो हमारा उपकरण खराब हो, या तो वातावरण की उस समय कंडीशन नहीं सही हो, या हमारा जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी तो गलत हो सकता है, क्योंकि वो रोबोट तो होगा नहीं तो एक्यूरेट एकदम होता है, वो भी हमारा ऑब्जर्व करने में कुछ गलती कर सकता, हो सकता है वो दूसरे एंगल से देख रहा है, और जो लिख रहा है वो दूसरे एंगल से देख रहा है। तो ऐसे करके प्रेक्षणात्मक त्रुटि भी होती है जो हम लोग खुद कर देते हैं। ठीक है, और यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, मैंने आपको बताया, जो आप में कारण ही ना पता हो, रैंडम हो, वो यादृच्छिक त्रुटि होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं त्रुटियों का निरूपण। ये तो त्रुटियों के प्रकार की बात थी, अब त्रुटियों का निरूपण के बारे में बात करेंगे। तो त्रुटियों का निरूपण 3 प्रकार से कर सकते हैं। किससे, 3 प्रकार से। एक तो होता है निरपेक्ष त्रुटि, जिसे परम त्रुटि भी कहते हैं, और दूसरा होता है सापेक्ष त्रुटि, जिसे भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, तीसरा होता है प्रतिशत त्रुटि। तो आप निरपेक्ष त्रुटि जान जाएंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि बड़े आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि की बात करें, त्रुटियों का निरूपण 3 प्रकार से होता है, मैंने आपको बताया। तो पहला क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। क्या है, निरपेक्ष निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। तो ये क्या आ जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, वास्तविक मान और जो मापित मान का अंतर होता है वह निरपेक्ष त्रुटि होता है। ठीक है, किसी राशि के वास्तविक मान किसी राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान
मापित मान के अंतर को अंतर को अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर हमारा क्या आया, वास्तविक मान जितना हो माइनस मापित मान। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब हमारा कोई छड़ है जिसकी लंबाई हमारी है 5.29 मीटर, 5.29 मीटर, और उसे कई बच्चों ने मापा, तो उसकी माप उन्होंने क्या मापा, 5.28 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा पूछता है कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मान, यानी वास्तविक मान क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक मान जो होता है हमारा, वास्तविक मान को हम एम लिख देते हैं। अभी मैं बताऊंगा, एम का मतलब माध्य होता है, अभी मैं बताऊंगा कि इसको माध्य लिखते हैं। माइनस मापित मान को हम क्या लिखते हैं, जो हमने मापा, जो हमने मेजर किया, क्या किया, मेजर किया। तो जैसा कि हमने उसको नॉर्मली ए लिख देते हैं, और निरपेक्ष मान को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। मापित मान को नॉर्मल ए लिखते हैं, और जो हमारा वास्तविक होता है उसे ए हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा डेल्टा ए क्या आ जाएगा, डेल्टा ए वास्तविक मान 5.29 मीटर। ठीक है, 5.29 मीटर माइनस हमारा जाएगा 5.28, तो ये हमारा डेल्टा ए कितना आ गया। कोई पूछे, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये ऐसी ऐसी कंडीशन है, तो इसका निरपेक्ष त्रुटि कितनी है वो बताओ। तो निरपेक्ष त्रुटि आपकी आराम से आ जाएगी 0.01 मीटर। ठीक है, 0.01 मीटर आपकी इसकी निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। ऐसा होता है निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अगर हो सकता है कई सवाल में आप लोग को वास्तविक मान ना दिया रखे, अक्सर होता है वास्तविक मान नहीं दिया रखता है। अगर आपका वास्तविक मान नहीं है तो आप उसका मापन कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार मापन में तो त्रुटि आएगी। तो उसका एक वो है उपाय कि आप ज्यादा से ज्यादा मापन करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मापन कर लेंगे आप, तो हो सकता है एक बार में 5.29 आए, दूसरी बार में 5.28 आ गए, दूसरी बार में हो सकता है 5.30 आ जाए, तीसरी बार में 5.27 आ जाए। तो ये जो भी आएगा ये एक वास्तविक मान के करीब करीब आंसर आएगा। ठीक है, तो लगभग आप कम से कम 5 मान निकाल लीजिए, 5 पॉइंट, हो सकता है दोबारा भी वही आ जाए, 28 आ जाए। फिर इनका जो आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, क्या कर लीजिए, माध्य निकाल लीजिए, माध्य निकाल लीजिए, माध्य निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा है A1, इसको कहते हैं A1, A2, A3, A4, मापित मान को A से प्रदर्शित करते हैं, तो पहला मापित मान A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हमें लिखेंगे A1, A2, AM। अब पता चला माध्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वास्तविक मान हम मान लेंगे, क्योंकि ये पूरा करीब होता है, वास्तविक मान के बहुत समीप होता है, इसलिए इसी को हम लोग वास्तविक मान लेते हैं। ठीक है, A1, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 और अपॉन में हमारा 5, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा वास्तविक मान। ठीक है, ये हमारा आएगा माध्य मान, लेकिन माध्य मान जो है बहुत करीब होता है, बहुत समीप होता है वास्तविक मान के। जो हमारा माध्य मान आएगा वो बहुत समीप होता है किसके, वास्तविक मान से, इसलिए इसको हम लोग वास्तविक मान देते हैं। तो अगर प्रश्न आपको माध्य मान ना दे रखा हो और निरपेक्ष त्रुटि निकालने को बताएं, तो आपको सिंपली इतना आपको मान दे रखा होगा, 5 से 6 मान आपको दे रखा होगा, उसको आपको ऐड करके और जितना आपकी संख्या उससे आपको डिवाइड करना है, सिंपली आपका माध्य मान आ जाएगा, वही आपका वास्तविक मान है। और वास्तविक मान में रख के आप उसको आराम से एक एक करके सबका निरपेक्ष त्रुटि निकाल सकते हैं। अब जैसा कि इसका जो माध्य मान आएगा, ठीक है, माध्य मान हमारा जो आया है इसका AM, जो हमारा माध्य मान आया, ठीक है, मान लो AM आया, फिर हमें क्या करना है, डेल्टा A1, पहले हम पहले वाली की निकालेंगे, डेल्टा A1 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 हमारे बराबर आ जाएगा, डेल्टा A1 हमारा बराबर आ जाएगा, जो हमने माध्य निकाला है उसको माइनस कर देंगे A1 से, तो ये हमारा डेल्टा A1 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा A1 आ जाएगा, और ऐसे ही हमारा पांचों का मान निकालना है, तो हमारी 5 निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा A2 का मान AM माइनस A2, ठीक है, डेल्टा
A3 का मान AM माइनस A3, ठीक है। ऐसे करते ऐसे करते करते आपको डेल्टा जितना भी आपको मान दिया रखा हो क्वेश्चन में उतना लिख लेंगे, ठीक है। डेल्टा A5। इस क्वेश्चन में टाइम बहुत लगती है और एरर की चांस बहुत रहती है आपसे एरर होने की, ठीक है, क्योंकि एरर का टॉपिक है, आपसे भी एरर होने के चांस बहुत रहते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें एक बार एरर होगी या आपका माध्य निकालने में कोई एरर हो जाए तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपका माध्य निकालने में जब एरर होगा तो जरा आप माध्य से कर रहे हैं तो इसमें भी सब गलत हमारा आंसर आता चला जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। AM माइनस A5 सिंपली हम इसको लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हमारा सारा निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, ठीक है। आशा निरपेक्ष त्रुटि समझ गए हो। निरपेक्ष त्रुटि नॉर्मल, बस आपको इतना ध्यान रखना है, निरपेक्ष त्रुटि जैसे मैं बोलूं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वास्तविक मान माइनस वास्तविक मान माइनस मापित मान, ठीक है। ये आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक मान माइनस मापित मान, ये आपके दिमाग में तुरंत आ ही जाना चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं हम सापेक्ष त्रुटि की, किसकी? भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है? भिन्नात्मक त्रुटि जिसे सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, ये क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि क्या? सापेक्ष त्रुटि जिसे भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? हाँ, भिन्नात्मक त्रुटि सिंपली आपका जो हमारा जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको भाग दे दीजिए मापित मान से, ये हमारा भिन्नात्मक त्रुटि है। कुछ नहीं है, आपको दिन सिंपली बस वास्तविक मान जो हमारा मापित मान उसका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, वो हमारा भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? वास्तविक मान और जो हमारा वास्तविक मान जो हमारा होता है और निरपेक्ष मान, वास्तविक त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि, वास्तविक मान और निरपेक्ष त्रुटि का वास्तविक मान निरपेक्ष त्रुटि का अनुपात ही हमारा भिन्नात्मक अनुपात होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा भिन्नात्मक त्रुटि, हमारा हो जाता है डेल्टा 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 ए। डेल्टा ए बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया, निरपेक्ष त्रुटि जो हमारा एक्चुअल आएगा उससे भाग दे देना है, तो हमारे पास आ जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि। क्या आ जाएगा? भिन्नात्मक त्रुटि। अब जैसा कि हमारा पिछले उसमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जैसे कि मान लो आपका कितना आया 5.29, कितना आया 5.29, और हमारा जो एक्चुअल वैल्यू था वो समझो मान लो आपका 5.30 था, तो ये हमारा आ गया सापेक्ष त्रुटि, आपको ये आ गया सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। तो एग्जाम में जो अगर आपसे पूछ ले कि इनका निरपेक्ष त्रुटि एवं सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि तीनों साथ में पूछ सकता है लॉन्ग आंसर में, तो आपको तीनों निकालना है। तो पहले आप निरपेक्ष त्रुटि आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब जब निरपेक्ष त्रुटि आराम से निकाल लेंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करना है? आपको बस निरपेक्ष त्रुटि को ऊपर रखना है और जो हमारा वास्तविक मान होगा उसको या माध्य मान, हो सकता है वास्तविक मान ना आए तो आपको माध्य मान निकाल के नीचे की ओर रख देना है, बस आपका भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगा, ठीक है। भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगा और फिर आपसे पूछेगा प्रतिशत त्रुटि क्या है। फिर प्रतिशत त्रुटि हमारा क्या होता है? मैंने आपको बताया बस आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना आना चाहिए, आपका सारा बड़े आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या आएगा? प्रतिशत त्रुटि हमारा क्या आता है? सिंपली जो हमारा प्रतिशत त्रुटि आता है सिंपली डेल्टा ए और ए, ठीक है। डेल्टा ए या एम बोल दीजिए इसको, वास्तविक मान को हम लोग क्या कहते हैं? एम, ठीक है। डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एम इंटू 100 से आप कर देंगे तो आपका प्रतिशत आ जाएगा कि कितनी प्रतिशत की त्रुटि हुई है, ठीक है। तो जैसे कि इसको हम अगर इंटू 100 कर दें, इंटू 100, तो ये हमारा एक प्रतिशत त्रुटि बन जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा, और अगर आप इंटू 100 नहीं करेंगे तो हमारा जो यही खाली आंसर जो है वो भिन्नात्मक त्रुटि है, ठीक है। मतलब आप एक निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि, आपका सारा ऑटोमेटिक निकलता चला आएगा, ठीक है। तो ये त्रुटि का निरूपण था। 3 प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। अगर इस पे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको इजी लगेगा। और अगर आपको चाहिए कि इसका क्वेश्चंस मैं ज्यादा से ज्यादा करवाऊं तो आप कमेंट करिए, जो अगली हमारी वीडियो आएगी वो जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इस बुक में, जी हमारी बुक है,
11th क्लास की, इसके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने लाइव सॉल्व करूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो वो वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो आ जाएगी, जिससे हम चैप्टर 2 मात्रा में मापन के सभी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये त्रुटि का निरूपण आप हो सकता है समझ गए हो, आई होप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार रिवर्स में रिवाइज कर लीजिएगा। और जब इसके आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस जो है आप क्या हमसे कमेंट करके कह सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो उसका क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं यथार्थता एवं परिशुद्धता। किसकी? यथार्थता एवं परिशुद्धता। यथार्थता यथार्थता एवं परिशुद्धता। यथार्थता एवं परिशुद्धता के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारी सिंपल डिफिनेशन है यथार्थता एवं परिशुद्धता की, जो आपकी बुक में लिखी है। तो क्या लिखा है? किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें बताती है कि किसी राशि के मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। ठीक है, कितना निकट है, ये हमें यथार्थता बताती है। क्या? कि किसी राशि के जो हमारा मापित मान है वो उसका वास्तविक मान से कितना निकट है। ठीक है, वो हमें यथार्थता बताती है। जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन अथवा सीमा तक मापी गई है। ठीक है, परिशुद्धता क्या बताती है कि वह राशि किस विभेदन अथवा सीमा तक मापी गई है। ठीक है, किस सीमा तक मापी गई है वह परिशुद्धता बताती है। और यथार्थता हमारी सिंपली बताती है कि वह वास्तविक मान से कितना निकट है। नहीं समझ में? नहीं समझ में? चलिए मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि कोई भी दो लड़के थे, एक स्कूल में कोई भी दो लड़के थे, तो कोई भी छड़ की लंबाई थी जिसका मान था हमारे पास 3.4 मीटर। कितनी? 3.4 मीटर। 3.4 मीटर, 3.41 मीटर। इसका आपका ये रियल वास्तविक मान था, ये हमारा वास्तविक मान था। और दो लड़के थे ए और बी। ठीक है, ए और बी ये दो लड़के थे। इससे कहा गया कि तुम भी नापो और तुम भी ना मापो। ठीक है, तो इनको अलग अलग उपकरण दिए गए और ये अपना अलग अलग मापने लगे और अब अपनी अलग अलग रीडिंग लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है एक्यूरेट मान? इसका हमारा मान आ रहा है 3.42, 3.38, 3.45, 3.37 और 3.40। इसका इतना माना है। ठीक है, और इसने जब मापा इसका मान आया 3.51, 3.49, 3.49, 3.52, 3.48, 3.49। ठीक है, इसका इतना माना है, इसका इतना माना है, इसका इतना माना है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें किसका मान यथार्थता है, किसका परिशुद्धता। तो जैसा कि हमारा यथार्थता क्या होता है, वास्तविक मान से कितना निकट मानो। ठीक है, वास्तविक मान से कितना निकट मानो। तो इसका अगर देखा जाए ए का, तो ये वास्तविक मान से काफी निकट मान बता रहा है। ठीक है, तो 42 है हमारा, 42 से 41। ठीक है, काफी निकट है। 38 है तो 41, ये भी निकट ही है काफी। ठीक है, 45 है 41। ठीक है, ये भी निकट है। और 37 है 41, ये भी करीब करीब निकट ही है। और 40 है 41, ये भी निकट है। ठीक है, इन सबका माध्य निकालेंगे तो ये लगभग हमारा 3.41 के करीब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके में जब हम लोग आते हैं तो इसका क्या है 3.51, 3.51, 3.41 से काफी ज्यादा है। ठीक है, 3.49 ये भी इससे काफी ज्यादा है। 3.52 ये भी इससे काफी ज्यादा है। 3.48 ये भी इससे काफी ज्यादा है। 3.49 ये भी इससे काफी ज्यादा है। तो इसमें से कौन सी यथार्थता है, कौन सी परिशुद्धता? लेकिन ये मान जो है हमारा वास्तविक मान से काफी निकट है इसका मान, तो इसका मान हमारा यथार्थता हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हमारा यथार्थता हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात गेस की
किसका मान जो है इसके मान में काफी अंतर आ रहा है। 42, 38, फिर 45 आ गया, फिर 37 आ गया, फिर 40 आ गया। मतलब कि इसका जो मान आ रहा है ये एक उसमें नहीं आ रहा है, एक उसमें झुंड में नहीं आ रहा है, ये अधिकतर मान अलग अलग आ रहा है, ठीक है। लेकिन यही जगह इसका मान देखेंगे तो इसका मान एक बार एकदम वो आ रहा है, एक बार एकदम झुंड में आ रहा है। मतलब कि इसका जो मापन पद्धति है वो सही है, इसके कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, इसकी वजह से इसका थोड़ा सा मान अलग आ रहा है, बट इसका मान एकदम सटीक आ रहा है, ठीक है। जैसे 5149, 52, 4849, इस सारे मान आपस में पास है, बट इसके जो है 4338, 4537, 40, जिसके मान आपस में पास नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो वास्तविक मान से भले दूर हो, लेकिन अगर इस तरह मान आ रहा है, पास पास मान आ रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी परिशुद्धता। क्या हो जाएगी? परिशुद्धता, ठीक है, परिशुद्धता। ये हमारी सिंपली परिशुद्धता हो जाएगी। और अगर हमारा वास्तविक मान से निकट मान आ रहा है, भले वो उसका मान जो है समीप ना हो एक दूसरे के, लेकिन हमारा इसके तो समीप है, तो ये हमारा यथार्थता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यथार्थता। आशा है आपको यथार्थता में परिशुद्धता समझ में आ गई हो, ठीक है। तो हमें आपको इतना ध्यान में रखना है, वास्तविक मान से अगर निकट है तो वहाँ यथार्थता हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा वास्तविक मान से निकट मान आ रहा है, यथार्थता हो जाएगा। और परिशुद्धता अगर वास्तविक मान से थोड़ा दूर है, बट जो है सारा मान आपस में समीप है, सारा मान आपस में बहुत निकट है, तो परिशुद्धता हो जाएगी। यथार्थता, परिशुद्धता, बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको यथार्थता परिशुद्धता समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सार्थक अंक। क्या है? सार्थक अंक। सार्थक अंक, ठीक है। इसके 7 नियम हैं। अगर आपको 7 नियम ये पता चल जाते हैं तो आपके लिए सार्थक अंक निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग सातों नियम को देख लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो सार्थक अंक देख लेते हैं। सार्थक अंक, सार्थक अंक। तो इसका जो है हमारा पहला नियम है, तो ये है सार्थक अंक के 3 नियम शुरुआत के। और सार्थक अंक के 7 नियम छोटे छोटे हैं, बस इसको आप पढ़ लेंगे एक बार में तो आपको सार्थक अंक क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ये टॉपिक बस आधे घंटे का होता है, क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो नियम 1 क्या कहता है सार्थक अंक का? सभी अशून्य अंक, ठीक है, सभी अशून्य अंक। अशून्य अंक क्या होता है? सभी अशून्य अंक मतलब जिसमें जीरो ना हो, अर्थात 1 से 9, 1 से 9 तक के सभी अंक अशून्य अंक हैं। इसमें कहीं जीरो आपको दिख रहा है? नहीं। तो ये एक अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण 1984, इसमें कितने सार्थक अंक है? 1, ये भी एक अशून्य अंक है। 9, ये भी अशून्य अंक है। 8, ये भी अशून्य अंक है। 4, ये भी अशून्य अंक है। तो इसमें 4 सार्थक अंक सिंपली हमारे आ जाएंगे। वैसे कोई भी डिजिट आ जाए, 8, 2, 9, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे जितने भी है इसमें देखिए, ये भी शून्य नहीं है, ये भी शून्य नहीं, ये भी शून्य, ये भी शून्य, ये भी शून्य नहीं, ये भी शून्य, ये भी, तो इसमें टोटल 7 आ जाएगी। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब समझ में आ गया। पहला नियम बहुत आसान है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है दो अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य अंक भी सार्थक अंक है। यहाँ क्या था? सभी अशून्य अंक सार्थक है, अगर इसके बीच में जीरो आ जाए, अगर 1984 के बीच में या इसके बीच में जीरो आ जाए, इसके बीच में जीरो आ जाए, तो क्या ये जीरो सार्थक अंक माना जाएगा? माना जाएगा। यही हमारा नियम 2 कहता है। क्या कहता है? इन इसके बीच में स्थित जितने भी जीरो है सब सार्थक अंक है। जैसे कि ये जो हमारा 19 है, इसके बीच में देखिए कितने हैं? 004। जैसे कि हमारा देखिए 1,19,000, 1,19,004 है, 1,90,004, ठीक है। इसके बीच में जितना भी जीरो हमारा आएगा, ये सब सार्थक अंक कहलाएगा। कितना? सार्थक अंक कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, जितना भी हमारे 1,90,004 के अंदर जितना भी जीरो आएगा, वो सब सार्थक अंक कहलाएगा। तो इसमें इसको भी काउंट कर लीजिएगा, 2, 4, 6, तो हमारा यहाँ पे कितना आया? 6 सार्थक अंक आ गया। मतलब हमारे पास कोई भी डिजिट हो, लेकिन अगर उसके बीच में भी 0804, ठीक है, तो इसमें 3 सार्थक अंक आ गए। अब हमारे पास आ जाए 9002, ये कितना आ गया? 4 सार्थक अंक आ जाए, ठीक है। और हम बात करते हैं अब नियम नंबर 3 की। किसकी? नियम नंबर 3 की। प्रथम अशून्य अंक के बाई और स्थित सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। यह हमारा तो था बीच में,
बीच में तो हमने सार्थक ले लिया, लेकिन इसके अगर हम बाई और लगा दें, बाई मतलब इधर की ओर जीरो लगा दें, 2 जीरो लगा दें, तो क्या ये 6 हो जाएगा? हाँ, 6 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारा नियम तीसरा यही कहता है कि जो बाई और स्थित जितने भी शून्य अंक है वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, हमारा इसका सार्थक अंक 4 ही आएगा। ठीक है, अब जैसे कि 0 0 0 4 3 5 में 3 सार्थक अंक कैसे? क्योंकि ये जीरो तो बाई और है, पहले अशून्य अंक के बाई और के सारे जीरो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे नष्ट हो जाएंगे, हमारे पास 3 सार्थक अंक बचेंगे। ठीक है, तो अब नियम 4 देखते हैं। यदि कोई संख्या दशमलव में है, यानी 1 से छोटी है, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर के शून्य जो प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं कहलाते। ठीक है, तो जैसे कोई संख्या है हमारे पास ये, ठीक है, तो इसके जो दशमलव बिंदु हैं, इसके दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर मतलब इधर की ओर के शून्य, ये जो हमारे दो शून्य है, जो प्रथम अशून्य संख्या, प्रथम अशून्य संख्या ये हमारी ये हो गई, प्रथम अशून्य संख्या के बाई और हो, के बाई और, इसके बाई और मतलब ये, इसके बाई और हो, वह सार्थक अंक नहीं कहलाते। समझे? मतलब जो भी हमारी प्रथम अशून्य संख्या होंगी दशमलव में, उसके पहले के जितने भी जीरो हैं वो सब सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। तो इसमें कितना हमारा सिंपली 3 सार्थक अंक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3, तो हमारा ये कट जाएगा क्योंकि ये प्रथम अशून्य संख्या के पहले के डिजिट, पहले के जीरो है, तो ये कट जाएगा, हमारा सार्थक अंक 3 आ जाएगा। और ऐसा ही कुछ पांचवा नियम भी है, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है कि जो अंतिम अशून्य संख्या है, इसको यहीं सुन दीजिए, जो अंतिम अशून्य संख्या है, अंतिम अशून्य संख्या, इसके बाद के शून्य काउंट होंगे, इसके बाद के शून्य सार्थक अंक है। अब जैसे कि मैं अगर कह दूं 0.0 नियम 5, ठीक है, नियम 5, अगर मैं कह दूं 0.8250, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अब जैसे कि हमारे नियम 4 क्या कहता है, नियम 4 के अनुसार ये कट जाएगा क्योंकि ये प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर है, तो ये कट जाएगा और ये तो डेफिनेटली कट जाएगा। और बचा क्या? ये 4, ये 4 बचा। तो हमारा जो प्रथम नियम क्या कहता है, जितनी भी अशून्य संख्या है वो हमारी सार्थक अंक कहलाती है। आपको सारे नियम को मन में रखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 शून्य संख्या तो ये हमारी आ गई, ठीक है, 3 सार्थक अंक हमारे ये आ गए। और हमारा पांचवा नियम ये कह रहा है कि जो लास्ट, जो हमारे दशमलव संख्या जो होती है 1 से छोटी, उसमें जो लास्ट शून्य संख्या के बाद के जीरो होते हैं वो भी जो है हमारे सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है, आशा है पांचवा नियम आपको समझ में आ गया। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 4, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पांचवा नियम था। चौथा नियम क्या कह रहा है वो फिर मैं बता देता हूँ। प्रथम अशून्य जो दशमलव में प्रथम अशून्य से पहले ये अंक कट जाएंगे, ये नहीं माने जाएंगे। लेकिन पांचवा नियम में इसके विपरीत कहते हैं, जो अंतिम शून्य संख्या, अंतिम अशून्य संख्या के बाद की जीरो माने जाएंगे। ठीक है, अंतिम अशून्य संख्या के बाद की जीरो सार्थक अंक माने जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 4 सार्थक अंक आ गया। कितना क्या? 4 आ गया। तो चलते हैं अगले छठे और सातवां नियम देखते हैं। तो हमारा जो छठा नियम है वो पांचवा नियम के विपरीत है। क्या है? अब जैसे किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बिना अनुगामी, अनुगामी संख्या मतलब क्या है? जो लास्ट का, जो उसमें मैंने बताया था, जो लास्ट का शून्य संख्या मतलब 0.00284, ठीक है, तो ये लास्ट का शून्य संख्या से अनुगामी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुगामी। तो अनुगामी किसे कहते हैं? लास्ट अशून्य संख्या को, दशमलव में लास्ट अशून्य संख्या। ठीक है, तो किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बिना अनुगामी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब इसका उदाहरण क्या है? और जैसे कि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के बिना, मतलब कोई संख्या मतलब बिना दशमलव बिंदु के 0 1 0 1 0 0 0, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा दशमलव बिंदु में नहीं है, तो क्या अनुगामी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो क्या ये जो लास्ट हमारा अनुगामी अंक है, लास्ट अशून्य अंक है, इसके बाद के जो जितने भी शून्य है काउंट होंगे, सार्थक अंक माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। हमारे नियम 5 में क्या कहता है? अगर दशमलव बिंदु होगा, दशमलव बिंदु मैं यहाँ लगा दूं, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दशमलव बिंदु हटते ही इसके सार्थक अंक हो जाएंगे 3,
इसकी जितने भी बाहर के शून्य है ये काउंट नहीं होंगे। अगर दशमलव बिंदु रहेगा तभी जो लास्ट का शून्य अंक है उसके बाहर के जीरो काउंट होंगे। अगर दशमलव बिंदु हमारा नहीं है तो उसके बाद का शून्य अंक नहीं काउंट होंगे। हो सकता है आपको थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत हो, क्योंकि बाहर जो है हमारा मौसम बहुत खराब हो चुका है और बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, तो हो सकता है लाइटिंग की दिक्कत हो, बट हमारा लेक्चर बस फिनिश होने वाला है। तो नियम 7 क्या कहता है, और नियम 6 आपको समझ में आया? अगर लास्ट की संख्या शून्य है और उसमें दशमलव नहीं है तो उसके बाद के शून्य अंक नहीं काउंट होंगे, लेकिन दशमलव अगर हम लगा दें तो उसके बाद के शून्य काउंट होंगे। ठीक है, और दशमलव वाला नियम 5वां नियम है, बिना दशमलव का नियम 6ठा नियम है। नियम हमको याद होने चाहिए। ठीक है, हमारा 7वां नियम कहता है कोई भी संख्या के चरघातांकी संख्या में व्यक्त करने पर सार्थक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारी कोई भी संख्या है उसको चरघातांकी के रूप में व्यक्त करो। चरघातांकी क्या मतलब होता है, उसको कोई चर दे दो। जैसे हमारा 1 2 3 है, इसको चर घातांकी में व्यक्त करने के लिए इसको सिंपली 10 से 10 की पावर किसी से भी डिवाइड कर देंगे तो इस पे एक चर घातांकी ये रूप हो जाएगा। ये क्या रूप है? चर घातांकी रूप। इससे एक चर लग जाएगा। ठीक है, इसे चर घातांकी रूप कहते हैं। जैसा कि हमारे कोई संख्या है 12.3, इसमें कितने सार्थक अंक है? हमारा जो नियम 1 है, जितनी भी अशून्य अंक संख्या है वो सब सार्थक अंक है। तो नियम 1 के तहत ये हमारे पे 3 सार्थक अंक है। ठीक है, अब हमारा 7वां नियम कहता है इसको चर घातांकी में व्यक्त कर दो, सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। तो इसको मैंने चर घातांकी में व्यक्त किया 10 की पावर 1 लगा के, तो आप कितने इसमें सार्थक अंक है? अभी भी हमारे नियम 1 के तहत 3 सार्थक अंक। ठीक है, अब और हम व्यक्त करेंगे। अब हम मानने वाले कहाँ, अब हम 10 की पावर 2 से उसको कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.123। 0.123 ये भी नियम 1 के तहत जितने भी अशून्य अंक हैं ये भी हमारा सार्थक अंक माना जाएगा। तो ये भी हमारा 3 सार्थक अंक, मतलब हम 2 बार कर चुके हैं, अभी तक सार्थक अंक में कोई बदलाव नहीं आया। 3 अभी भी 3 है। और इसको हम 10 की पावर 3 से कर दिए, 10 की पावर 3 से कर दिए तो 0.0123। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा था कि दशमलव बिंदु के बाद हमने शायद चौथे नियम में पढ़ा था, जो प्रथम अशून्य अंक से पहले के जीरो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। नियम 4 में हमने पढ़ा था कि दशमलव अंक के जो दशमलव वाले छोटी संख्या होती है उसमें जो प्रथम अशून्य संख्या होती है उसके पहले के जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। तो ये हमारा नियम 4 से सार्थक अंक नहीं माना जाएगा और नियम 1 से ये हमारा इतना सार्थक माना जाएगा। मतलब 10 की पावर 3 से कर देंगे तब भी ये 3 सार्थक अंक आ जाएगा। कितना? 3 की पावर 3 सार्थक अंक आ जाएगा। और इसको 10 की पावर 4 से कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा? 0.00123 ये हमारा आ जाएगा अगर इसको 10 की पावर 4 से हम करते हैं। ठीक है, तब भी इसके सार्थक अंक 3 ही होंगे। नियम 4 के तहत ये सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो आशा समझ गए होंगे। उसको चर चाहे जितना आप बढ़ाते चले जाओ, सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर सार्थक अंक पे प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। ठीक है, सार्थक अंक हमारा सेम रहता है। तो आज का लेक्चर बस हमारा यहीं तक था और हमने एक वीडियो में ही कोशिश किया था पूरा चैप्टर खत्म करने की। तो जहां तक ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक रह गया हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, क्योंकि नहीं समझ में आया हो क्योंकि पूरा चैप्टर को हम लोग को 1 से 2 घंटे में खत्म करना था। तो बहुत से ऐसे टॉपिक थे जिनको डीपली ले जाना था, जो डीपली जब लेके जाओ उसको 1 से 2 दिन पढ़ो तभी समझ में आते हैं। बट उसको मैं 10 से 20 मिनट में से खत्म कर दिया हूँ। तो हो सकता है आपको एक आध टॉपिक नहीं समझ में आया हो, तो उसको आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। और हमने जो बच्चे पूरा डिटेल वीडियो देख के आए होंगे उनका आसानी से आज रिवीजन हो गया होगा, उनको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चल गया होगा कि हमें सारा आता है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है और ये हमारा वन शॉट था। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। इस समय हमारे चैनल पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है करियर नॉक, उस पे सरल रेखा में गति के डिटेल लेक्चर चल रहे हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सरल रेखा गति के डिटेल लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लेक्चर को रिवाइज जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।